Hello everyone. Today I am going to start the new video, lecture 20 on the topic of Privy Council. इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाई कोर्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और हम हाई कोर्ट के सभी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं 1911, 1861, 1915 और 1935 हाई कोर्ट से रिलेटेड हम अपने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज का हम प्रीवी काउंसिल स्टार्ट करने वाले हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो है आज की हमारी। ठीक है, तो आप इसको पूरी जरूर देखना जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीवी काउंसिल में आखिर क्या इसका प्रोसीजर था और इसमें कौन सी कोर्ट थी और इसके सबऑर्डिनेट कौन सी थी और इसकी अपील कैसे होती थी, इसकी जुरिडिक्शन क्या थी। ठीक है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आज का पूरा कॉन्सेप्ट प्रीवी काउंसिल से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड से। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। Privy Council played a very important role in shaping the administration of justice prior to Indian independence। इसका मतलब कहने का है कि प्रीवी काउंसिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। कब? जब मतलब कि भारत की आज़ादी से पहले सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी प्रीवी काउंसिल ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस। मतलब कि जस्टिस से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन था जस्टिस का, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी प्रीवी काउंसिल आज़ादी से पहले। ठीक है, इट हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन सिस्टमेटाइजिंग द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। प्रीवी काउंसिल ने अपना काफ़ी बहुत बड़ा योगदान दिया था किसमें, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था जस्टिस का, उसको सिस्टमेटिक वे में लॉ को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, इंडिया में, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MP जैन सेड दैट, जो MP जैन थे उन्होंने इनके अनुसार कहा गया है कि almost all system of our jurisprudence and all type of judicial institutions was within the umbrella of Privy Council। डॉक्टर MP जैन के अनुसार कहा गया है कि जो jurisprudence है और जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब किसके अंडर में है? ये प्रीवी काउंसिल के अंडर में है। ठीक है, ये मतलब कि एक अम्ब्रेला के टाइप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब कि अम्ब्रेला टाइप में था इंडियन जो इंडिपेंडेंस थी उससे पहले, प्रायर टू इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ डिस्प्यूट वॉज टू बी एडजुडिकेटेड बाय द प्रीवी काउंसिल। जितने भी काइंड के डिस्प्यूट थे उनको एडजुडिकेट करता था प्रीवी काउंसिल। ठीक है, बाय द प्रीवी काउंसिल ही होता था। बिकॉज इट्स जुरिडिक्शन एरिया कवर्ड ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो प्रीवी काउंसिल थी उसका जो जुरिडिक्शन एरिया था इन द वर्ल्ड वो 1/5, ठीक है, मतलब कि 5वां हिस्सा था जो पॉपुलेशन का था वर्ल्ड में, उसको कवर करते थे। ये इसी के जुरिडिक्शन में था। इस वजह से प्रीवी काउंसिल काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, तो ये हमारा इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना और हमारे सभी लेक्चर्स जितने भी बनाए जा रहे हैं उन सभी के स्क्रीनशॉट जरूर लेना जिससे कि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहे। ठीक है, और आप इस साथ में जब भी आप वीडियो देखने के बाद हमारे सभी जो नेट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वक्त, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन। तो इसका नेचर क्या था, इसकी सीमा क्या थी। ठीक है, इसके जुरिडिक्शन में के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रीवी काउंसिल में। तो सबसे पहले हम इसके केस को देख लेते हैं। इसके केस में क्या कहा गया है। केस का नाम है हल वर्सेस मकेना। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या है उसको मैं बता देता हूँ। इन दिस केस प्रीवी काउंसिल ऑब्जर्व्ड वी आर नॉट मिनिस्टर इन एनी रियल सेंस, वी आर कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिलर्स। जो प्रीवी काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया था कि और उन्होंने कहा भी था कि हम कोई मिनिस्टर नहीं है, हम रियल सेंस में कोई मिनिस्टर नहीं है, हम एक कमेटी है जो काउंसिलर्स में होती है। ठीक है, हम एक कमेटी है काउंसिल की जो प्रीवी काउंसिल थी। ठीक है, हम उसकी कमेटी के मेंबर हैं हु आर एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ जजेस गिविंग एडवाइस टू हिज मेजेस्टी बट ओनली इन जुडिशियल स्पिरिट। और इन्होंने प्रीवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया था कि हम एज अ जजेस कैपेसिटी के तौर पर हम एक्ट करते हैं। ठीक है, और मतलब कि एडवाइस करते हैं किसको, मेजेस्टी को, जो क्राउन थी उसको, जो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी थी उसको हम ऑथोराइज मतलब कि एडवाइस करते हैं उनको। ठीक है, और ओनली इन स्पिरिट जुडिशियल स्पिरिट, ओनली विद इन द मतलब कि उनकी जुडिक्शन थी ओनली जुडिशियल स्पिरिट। ठीक है, वहीं तक उनकी सीमा थी। तो ये आपको क्लियर हो गया केस के बारे में।
तो इसका एक और पॉइंट आगे इसको भी देख लेते हैं। दस इट वुड बी सीन दैट द प्रिवी काउंसिल वॉज द लास्ट कोर्ट और एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील फॉर कॉलोनीज एंड डोमिनियंस। मतलब कि इस लाइन में ये कहा गया है कि जो प्रीवी काउंसिल थी ये एक लास्ट ऑप्शन थी, मतलब कि ये एक एपेक्स कोर्ट भी थी और जो इसके पास अपील आती थी, और ये डोमिनियन भी थी अपील्स में, ठीक है। ये कॉलोनीज थी जिसके पास अपील डोमिनियन तौर पर और कॉलोनीज के रूप में आती थी, ठीक है। बट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल वॉज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस एंड नॉट एज अ फाइनल ऑर्डर एज इन केस ऑफ अदर कोर्ट। और जो ये प्रीवी काउंसिल थी ये मतलब कि एडवाइस करती थी, मतलब कि ये सिर्फ एडवाइस करते थे एंड नॉट एज अ फाइनल ऑर्डर, इसका कोई फाइनल ऑर्डर नहीं होता था एज इन केस ऑफ अदर कोर्ट्स, ठीक है। अगर किसी अदर कोर्ट से रिलेटेड होता था कोई केस तो इसका ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता था, ये सिर्फ एक एडवाइस होती थी उनके फॉर्म में काउंसिल के, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो अब हम आते हैं इसके कॉम्पोजिशन में। इसका कॉम्पोजिशन क्या था प्रीवी काउंसिल का। द कमेटी कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल, मतलब कि इसमें जो कमेटी थी प्रीवी काउंसिल में, उसमें जो इसकी कंपोजिशन थी, इसके जो मेंबर थे उसमें था एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता था प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें एक प्रेसिडेंट था एंड लॉर्ड हाई चांसलर, इसमें एक लॉर्ड हाई चांसलर, ये डेजिग्नेटेड नेम है, ठीक है। एंड सच अदर मेंबर्स ऑफ प्रीवी काउंसिल एज फॉर्म टाइम टू टाइम हेल्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज, मतलब कि जो प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स है, अदर मेंबर्स है जो प्रीवी काउंसिल के, वो टाइम टू टाइम अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, और जो अपना ऑफिस होल्ड करते थे। तो ये जो मेंबर्स है यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार मैं आपको भी रीड करा देता हूँ, इनके नाम जो आपको दिए गए हैं इसमें, उनको आपको लर्न करना ही होगा आपको, ठीक है। आपके ऊपर बात है आपको लर्न करना है कि नहीं करना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो पढ़ते एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट लॉर्ड कमिश्नर्स ऑफ द ग्रेट सील ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, फर्स्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। द फर्स्ट लॉर्ड कमिश्नर्स ऑफ द ग्रेट सील ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चीफ जस्टिस ऑफ द जजेस ऑफ द किंग्स बेंच कोर्ट, ठीक है, इनमें से मेंबर हो सकते थे। मास्टर ऑफ रोल्स, वाइस चांसलर ऑफ इंग्लैंड, चीफ जस्टिस और जज ऑफ द कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज, चीफ बैरन ऑफ द कोर्ट ऑफ एक्सचेकर, जज ऑफ प्रीरोगेटिव कोर्ट ऑफ लॉर्ड आर्क बिशप ऑफ कंटिब्यूरी, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं। देखो थोड़े अजीब से नाम है, लेकिन आपको ये फर्स्ट टाइम आपको लग रहा हो कि ये किस तरह के नाम है, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी, जो जज होते हैं एडमिरल्टी के, चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ बैंक्रप्सी, ठीक है। ये आपको ये 9 पॉइंट है इसमें, तो आप इनको देख लेना कैसे करना है आपको लर्न। और आगे देखते हैं हम। इन एडिशन द किंग कुड ऑल्सो प्रोवाइड्स टू अदर प्रीवी काउंसिलर्स टू बी द मेंबर ऑफ द जुडिशियल कमेटी। जो किंग था, किंग प्रोवाइड करा दो, मतलब कि 2 प्रीवी काउंसिल को अपॉइंट भी कर सकता था अलग से, जो एज अ मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल कमेटी, ठीक है, जुडिशियल कमेटी के तौर पर। अंडर द एक्ट ऑफ 1833 the judicial committee of privy council was constituted as an effective court of appeal with provision of for the inclusion of members with experience of overseas jurisprudence, मतलब कि जो प्रीवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एन इफेक्टिव कोर्ट ऑफ अपील विद प्रोविजन फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स, मतलब कि जो कोर्ट ऑफ अपील थी उसके जो प्रोविजंस है उन्हीं प्रोविजंस को देखकर उनको अपॉइंट किया जाता था, और जो इनका एक्सपीरियंस होता था मेंबर्स का उन्हीं को ही लिया जाता था, जो जिनका एक्सपीरियंस उसमें ओवरसीज जूरिस्प्रूडेंस, ये एक नाम है ओवरसीज जूरिस्प्रूडेंस, ये लॉ से रिलेटेड ही है, मतलब कि इसमें उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तब जाकर वे एज ए मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे इन द प्रीवी काउंसिल। ओके, तो ये हमारा कंपोजिशन कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं हम इसमें अब अपील्स में आ गए हम। इन सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स 2 टाइप्स के यहाँ पर, तो इन दोनों को देखते हैं हम। पहले सबसे पहले हम सिविल मैटर्स को देखेंगे। Appeals in civil matters could be made with or without special leave of Privy Council, and special leave could only granted by the Privy Council if in its opinion, मतलब कि इस पॉइंट में एक आ गया है कि जो अपील्स थी वो सिविल मैटर्स में विद, मतलब कि स्पेशल लीव थी जो विद और विदाउट तौर पर प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, और जो स्पेशल लीव थी वो कुड ओनली ग्रांटेड बाय द प्रीवी काउंसिल इफ इन इट्स ओपिनियन, मतलब कि जो प्रीवी काउंसिल थी स्पेशल लीव वो भी ग्रांट कर सकती थी, ठीक है, अपने किसी भी ओपिनियन के तौर पर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज इन्वॉल्व, मतलब कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो इन्वॉल्व थे, अनलेस इट वाज रिस्ट्रेंड बाय सम स्टैट्यूट टू डू सो, ठीक है, तो नहीं तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन थी
जैसे कि क्रिमिनल केसेस हो गए उसमें उनकी कोई पावर नहीं थी इतनी, वैसे सिविल मैटर्स में वे विद और विदाउट स्पेशल लीव वो प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। क्लियर। और अब हम आते हैं क्रिमिनल मैटर्स पर। अपील्स कुड बी अलाउड बाय क्राउन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रीरोगेटिव राइट। मतलब कि जो अपील्स थे इन क्रिमिनल मैटर्स वो अलाउड कर दी जाती थी बाय द क्राउन, ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ प्रीरोगेटिव राइट्स, ओनली इन द प्रीरोगेटिव राइट्स। ओके, इफ एडवाइज्ड बाय द जुडिशियल कमिटी, मतलब कि उसको एडवाइस लेनी होती थी जुडिशियल कमिटी से, तब जाकर वह अपील्स कर सकते थे, ओनली बाय द क्राउन। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया कि अपील्स फ्रॉम इंडिया, मतलब कि जो इंडिया से अपील, इंडिया की अपील कौन कौन सी, जो हमने कोर्ट पहले भी डिस्कस किया, मेयर कोर्ट, अदालत कोर्ट, ठीक है, अदालत होती थी, कंपनीज कोर्ट होते थे, क्राउन कोर्ट होते थे, इस तरह की जितने भी कोर्ट्स होते थे, मतलब कि ये अपील जाती थी प्रीवी काउंसिल में। अब इनसे रिलेटेड हम देखेंगे कि इनका क्या प्रोसीजर है अलग अलग कोर्ट का। ये सभी कोर्ट्स हैं यहाँ पर, इन सभी कोर्ट्स को हम देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा कोर्ट है, इनमें पॉइंट देख लेते हैं हम। 7 पॉइंट है इसमें, वैसे 7 पॉइंट्स को हम देखेंगे। अपील, फर्स्ट पॉइंट देते हैं अपील फ्रॉम द मेयर्स कोर्ट, मतलब कि मेयर कोर्ट हमने 1726 में इस्टेब्लिश की गई थी मेयर कोर्ट। ये हमने इसके अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारी, मैं लास्ट में आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं मेयर्स कोर्ट के बारे में देखूंगा, इसका क्या प्रोसीजर था अपील का। अपील्स फ्रॉम मेयर्स कोर्ट ले टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल इफ द वैल्यू ऑफ केसेस अप टू दी 1000 पैगोडास, मतलब कि मेयर कोर्ट की अपील जाती थी गवर्नर जनरल काउंसिल के पास, ठीक है, अगर वो उसके जो वैल्यू थी केस की, अगर उसकी वैल्यू 1000 पैगोडास तक है तो, ठीक है, तो उसकी अपील कर सकते हैं हम गवर्नर जनरल काउंसिल में। एंड इफ केसेस वैल्यू एक्सीडिंग 1000 पैगोडास अपील्स ले टू द किंग इन काउंसिल, मतलब कि यहाँ तक तो ये बताया गया है कि जो 1000 पैगोडास तक ही, पैगोडास मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आप इसको गूगल से सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा पैगोडास, मतलब कि ये रुपीज़ के कितने इक्वल होते हैं, और इसका जो एक सिक्का होता है गोल्ड कॉइन, वैसे तो आप उसको देख लेना क्या इसका कैसा चित्र होगा, गूगल से आप सर्च कर लेने से आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि गवर्नर जनरल काउंसिल के पास 1000 रुपये तक के पैगोडास की वैल्यू होती थी केसेस की, तो वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाते थे। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि 1000 पैगोडास से अगर एक्सीड कर जाते थे, ज़्यादा हो जाते थे केस की वैल्यू, तो फिर इसकी अपील जाती थी किंग इन काउंसिल में, ठीक है, किंग इन काउंसिल। तो ये हमारा अपील्स फ्रॉम मेयर कोर्ट हो गया, ठीक है, जो प्रीवी काउंसिल के पास जाती थी मेयर कोर्ट की, तो इसमें नहीं जाती थी, ये सिर्फ किंग इन काउंसिल तक ही लिमिट थी इसकी, ठीक है, प्रीवी काउंसिल में नहीं जाती थी। तो सेकंड पॉइंट में आता हमारा अपील्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है, तो इसकी अपील कहाँ पर जाती थी, तो इसको देखेंगे हम। इन सिविल केसेस, पहले सिविल केसेस में देखते हैं फिर क्रिमिनल केसेस में देखेंगे। सिविल केसेस में क्या है, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अपील ले टू द किंग इन काउंसिल इफ केस वैल्यू एक्सीडिंग लिमिट ऑफ 1000 पैगोडास, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट थी कैलकाटा की, उसकी अपील की जाती थी किंग इन काउंसिल में, जब की जाती थी किंग इन काउंसिल में अपील, जब उसकी केस की वैल्यू 1000 पैगोडास से ऊपर चली जाती थी, ठीक है, या फिर 1000 होती थी या उससे ऊपर, तो उसकी अपील जाती थी किंग इन काउंसिल में। क्लियर, ये सिविल केस का हो गया। अब दूसरा पॉइंट है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट हैड डिस्क्रिशन टू अलाउ और डिनाई परमिशन टू मेक अपील टू प्रीवी काउंसिल, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर थी, मतलब कि उसकी मर्जी थी कि वह उसको अपील को अलाउ भी कर सकती थी और डिनाई भी कर सकती थी, चाहे उसकी कितनी भी वैल्यू हो केस की, ठीक है, चाहे 1000 पैगोडा चाहे उससे ऊपर हो। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो उसको अपील को परमिशन भी दे सकती है या फिर उसको डिनाई भी कर सकती है, ठीक है। ये क्रिमिनल केसेस तो सिविल केसेस से रिलेटेड हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में अपील्स टू प्रीवी काउंसिल फ्रॉम सदर अदालत, मतलब कि सदर अदालत सी, सदर अदालत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सदर अदालत होती है इनकी भी कोर्ट होती है, जैसे कि सदर फौजदारी अदालत, सदर दीवानी अदालत, ठीक है, इस तरह की। तो इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में कैसे जाएगी, इसका प्रोसीजर देखते हैं। द सेटलमेंट एक्ट 1781 इनहेरिट्स द स्टेटस ऑफ द सदर दीवानी अदालत बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग इट इनटू अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि जो सेटलमेंट एक्ट था 1781, इसने जो सदर दीवानी अदालत थी उसको स्टेटस दे दिया था, उसकी जो पावर थी उसको इनहेंस कर दिया था, और इसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था इन दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के भी नाम से जाने लगा कि उसके पास रिकॉर्ड रहने लगे, ठीक है। हाई कोर्ट को भी कहते थे, हमने पहले भी पढ़ा था, हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता था, अब इनको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाने लगा, ठीक है।
और इसके सेकंड पॉइंट में इसमें क्या गया है, इट कुड अपील टू किंग इन काउंसिल्स इन मैटर्स एक्सीडिंग द वैल्यूज ऑफ 5000 पैगोडाज। मतलब कि इसमें एक आ गया है कि जो केस की वैल्यू 5000 पैगोडाज से एक्सीड कर जाती थी तो उसकी अपील कहाँ पर जाती थी, किंग इन काउंसिल में। इसमें एक आ गया है, ठीक है, किंग इन काउंसिल में जाती थी 5000 पैगोडाज से एक्सीड होने पर। तो मैं आपको ये सभी जितने भी यहाँ पर मैं आपको अपील्स बता रहा हूँ ये सभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सभी अपील्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज ही। अपील्स फ्रॉम सदर अदालत ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, मतलब कि जो अपील्स थी सदर ऑफ अदालत की मद्रास की और बॉम्बे में जो सदर अदालत थी उनकी अपील जाती थी कहाँ पर, प्रीवी काउंसिल में। तो इसका प्रोसीजर क्या है इसको भी देख लेते हैं, और कहाँ पर जाती थी, कहाँ कहाँ पर इसकी अपील जाती थी, ठीक है। सदर दीवानी अदालत एट मद्रास वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1802। जो सदर दीवानी अदालत थी वो मद्रास में 1802 में इस्टेब्लिश की गई थी। इट कुड ले इट अपील टू सदर दीवानी अदालत एट कैलकाटा फॉर केसेस ऑफ 45,000 एक्सीडिंग, ठीक है। तो इसमें एक आ गया है कि सदर दीवानी अदालत को मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था 1802 में, और जो इसकी अपील थी वो सदर दीवानी अदालत एट कैलकाटा, जो कलकत्ता में जो सदर दीवानी अदालत थी ना उसके पास इसकी अपील जाती थी, मद्रास वाले की, सदर दीवानी अदालत मद्रास की इसकी अपील जाती थी सदर दीवानी अदालत एट कलकत्ता में। जो अगर जब जाती थी जब इसकी केस की वैल्यू 45,000 रुपीज़ एक्सीडिंग कर जाती थी, ठीक है। रुपीज़ बताया यहाँ पर पैगोडास या यूरोज का यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 45,000 रुपीज़ एक्सीड हो जाती थी तब जाकर इसकी अपील जाती थी कहाँ पर, सदर दीवानी अदालत एट कलकत्ता में। क्लियर। तो इसका सेकंड पॉइंट बताता है, बट आफ्टर 1818 इट अपील्स कुड बी टेकन टू द प्रीवी काउंसिल इन केसेस ऑफ इवन विद इन द वैल्यू ऑफ 5,000 यूरो। लेकिन 1818 के बाद जो इसकी अपील थी सदर दीवानी अदालत की, इसकी अपील कहाँ पर जाने लगी, प्रीवी काउंसिल में। लेकिन अगर उसकी वैल्यू केस की वैल्यू 5,000 यूरो से कम है तो, ठीक है, यूरोज यहाँ पर यूरोज का यूज हुआ है, ठीक है। यूरोज को भी आप देख लेना गूगल से सर्च करके कि इसकी वैल्यू कितनी है रुपीज से, ठीक है, इसको आप देख लेना। और इसकी प्रीवी काउंसिल में इसकी अपील जाने लगी विद इन दी केसेस वैल्यू ऑफ 5,000 यूरोज। क्लियर। तो हमारा सदर अदालत ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे की अपील्स भी हो गई, ठीक है, किस तरह से इसका प्रोसीजर था। तो अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, अपील्स टू प्रीवी काउंसिल फ्रॉम इंडियन हाई कोर्ट्स, मतलब कि जो इंडियन हाई कोर्ट थे इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में कैसे जाती थी, इसका प्रोसीजर अब हम देखते हैं। एन अपील कुड बी मेड टू प्रीवी काउंसिल इन एनी केस एक्सेप्ट क्रिमिनल वन फ्रॉम एनी फाइनल जजमेंट ऑन डिग्री ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए इसमें कहा गया है कि मतलब कि जो हाई कोर्ट की अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में जाती थी एक्सेप्ट, मतलब कि क्रिमिनल केसेस को छोड़कर और सभी केसेस को, ठीक है, जैसे सिविल केसेस हो गए, ठीक है, सिविल केसेस से रिलेटेड ही मान लीजिए, सिविल केसेस से रिलेटेड ही प्रीवी काउंसिल में हाई कोर्ट से अपील जाती थी, ठीक है। ओनली बट ओनली इन एनी फाइनल जजमेंट ऑन डिग्री ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि कोई फाइनल जजमेंट दे देती है या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई डिग्री पास कर देती है हाई कोर्ट, तो उससे रिलेटेड ही अपील में जाती थी कहाँ पर, प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। और इफ़ द वैल्यू ऑफ केस एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, मतलब कि जब ये जाती थी कि अपील प्रीवी काउंसिल में जब केस की वैल्यू एक्सीड कर जाती थी 10,000 रुपीज़ से, ठीक है, 10,000 रुपीज़ से एक्सीड कर जाती थी वैल्यू केस की, तब जाकर प्रीवी काउंसिल से प्रीवी काउंसिल में अपील जाती थी इनटू दी हाई कोर्ट, ठीक है, मतलब कि हाई कोर्ट से जाती थी प्रीवी काउंसिल में। क्लियर हो गया होगा, वैसे आपको काफ़ी बार मैंने आपको समझाया पहले भी हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन क्रिमिनल केसेस, अब हम आते हैं क्रिमिनल केसेस में। यहाँ पर हमने सिर्फ सिविल केसेस की बात की थी, अब हम करते हैं क्रिमिनल केसेस में। इन क्रिमिनल केसेस अपील्स कुड ले टू द प्रीवी काउंसिल फ्रॉम एनी जजमेंट मेड इन एक्सरसाइज टू ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब कि क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड जो अपील्स थी प्रीवी काउंसिल में जाती थी, मतलब कि जो इसके अगर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अपना जजमेंट सुनाता है तब जाकर अपील्स जाती थी प्रीवी काउंसिल में, ठीक है, हाई कोर्ट से। क्लियर। तो ये हमारा अपील्स टू प्रीवी काउंसिल फ्रॉम इंडियन हाई कोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया वाला भी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, स्पेशल लीव टू अपील्स, मतलब कि स्पेशल लीव लेनी होती थी तब जाकर वो अपील कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर था। इट कुड ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इवन वेयर द हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट नेसेसरी सर्टिफिकेट। तो इसमें एक आ गया है कि इसमें स्पेशल लीव ग्रांट की जरूरत थी ताकि अपील कर सके,
जब जब कर सके, अगर हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर देती है ग्रांट करने से, मतलब कि रिफ्यूज़ कर देती है ग्रांट करने से क्या, सर्टिफिकेट, मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं देती है कोई अपील जाने के लिए हाई कोर्ट, तो वह स्पेशल लीव ले सकती है अपील में जाने के लिए, ग्रांट कराने के लिए, ठीक है। स्पेशल लीव कुड बी ग्रांटेड इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, मतलब कि स्पेशल लीव ग्रांट की जाती थी सिविल और क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, ठीक है, दोनों में स्पेशल लीव ली जा सकती थी, ग्रांट की जा सकती थी फॉर दी अपील्स। इन सिविल केसेस देखते हैं दोनों में क्या था प्रोसीजर। इन सिविल केसेस प्रीवी काउंसिल कुड ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन सिविल मैटर्स, मतलब कि प्रीवी काउंसिल ग्रांट कर सकती थी स्पेशल लीव टू अपील इन सिविल मैटर्स, ठीक है, वेयर अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज इन्वॉल्व्ड और वाज द केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर वह जब प्रीवी काउंसिल जब जाकर ग्रांट कर सकती है स्पेशल लीव जब कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब कि कोई क्वेश्चन है और या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, इन्वॉल्व है केस, ठीक है, तो तब जाकर वह स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती थी, कौन, प्रीवी काउंसिल। तो ये हमारे सिविल केसेस से रिलेटेड हो गया स्पेशल लीव में। और सेकंड में क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस का क्या प्रोसीजर था। द अप्रोच ऑफ प्रीवी काउंसिल इन क्रिमिनल केसेस वाज मोर रेस्ट्रिक्टिव, तो हमने सिविल केसेस में देखा वहाँ पर प्रीवी काउंसिल ग्रांट करती है स्पेशल लीव, लेकिन जो इसका जो जुरिडिक्शन है किसका, प्रीवी काउंसिल का, इसमें सिविल क्रिमिनल केसेस में इसकी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पावर थी, मतलब इनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया गया था फॉर द ग्रांट ऑफ द स्पेशल लीव, ठीक है। इट कम्स इन बिटवीन ओनली व्हेन देयर हैड बीन अ लार्ज मिस्टेक ऑफ जस्टिस और इसेंशियल लीगल प्रिंसिपल हैड बीन वायलेटेड। तो इसी वजह से जो दोनों के बीच में हाई कोर्ट हम जो कर रहे हैं स्पेशल लीव से रिलेटेड, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड और जो हमारी प्रीवी काउंसिल थी, दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी आ गए थे और इसमें ज़्यादा लार्जली इसमें मिस्टेक भी थी, ठीक है, फॉर द जस्टिस गिवन, ओके, जस्टिस देने में एसेंशियल लीगल प्रिंसिपल हैड बीन वायलेटेड, जिससे कि जो एसेंशियल लीगल प्रिंसिपल्स है वो भी वायलेट हो गए थे, तो हमारी इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। तो यही बताया गया इसमें इन सिविल और क्रिमिनल केसेस में फॉर दी स्पेशल लीव्स। तो ये हमारी स्पेशल लीव की अपील्स भी होगी कंप्लीट। तो अब हम आते हैं 7th पॉइंट में, अपील्स फ्रॉम दी फेडरल कोर्ट, मतलब कि फेडरल कोर्ट की जितनी भी अपील थी कहाँ पर जाती थी, इसका प्रोसीजर है इसमें। तो इसमें देखते हैं हम क्या है। ए फेडरल कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, मतलब कि फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वैसे तो आगे भी काफ़ी बार आएगा, वैसे हम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर दी हाई कोर्ट को हम देख चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको आई बटन ऑप्शन दे दूँगा, आप देख लेना सभी लेक्चर्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में ये बताता है कि एन अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट कुड बी अलाउड टू प्रीवी काउंसिल इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन विदाउट लीव, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो फेडरल कोर्ट के डिसीजन थे तो वो मतलब डिसीजन आने के बाद जो जजमेंट आती है, जजमेंट के बाद अपील में भी जा सकते थे, ठीक है। और अगर प्रीवी काउंसिल अलाउड करती है, अगर प्रीवी काउंसिल अलाउड किया है तो वो अपील में जा सकते थे। अगर जो फेडरल कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो वो अंडर दी ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया है तो वो विदाउट लीव के भी जा सकते हैं अपील्स में, ठीक है। लेकिन प्रीवी काउंसिल ने अलाउड किया होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा अपील फ्रॉम द फेडरल कोर्ट हो गया है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, वो है हमारा एबोलिशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ प्रीवी काउंसिल, मतलब कि जो प्रीवी काउंसिल की जुरिडिक्शन थी, ठीक है, तो उसको एबोलिश कर दिया गया था। तो इसमें हम देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर था, इसमें क्या हुआ था। एबोलिश कर दी गई थी जब जुरिडिक्शन थी जो प्रीवी काउंसिल की, तो देखते हैं हम इसमें क्या था। द जुरिडिक्शन ऑफ प्रीवी काउंसिल वॉज टू हियर अपील्स from India was abolished in 1949 by abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो जुरिडिक्शन थी प्रीवी काउंसिल की, तो वो थी जो इंडिया में अपील्स इंडिया की जितनी भी अपील जाती थी वो कहाँ पर जाती थी, प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। तो 1949 में जो इनका एक्ट था एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट, जो प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट था 1949 में उसको एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया था कि प्रीवी काउंसिल की जुरिडिक्शन कहाँ रहेगी, तो इसको एबोलिश कर देंगे एक्ट को 1949 में, तो इसकी कहीं पर भी जुरिडिक्शन रहेगी इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया से इसको हटा दिया गया था, क्लियर।
द पेंडिंग अपील्स वर ट्रांसफर टू फेडरल कोर्ट। तो जितनी भी पेंडिंग अपील्स थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी फेडरल कोर्ट को, क्योंकि उसके बाद प्रीवी काउंसिल के बाद फेडरल कोर्ट ही आता है जो फिर सुप्रीम अथॉरिटी थी। ठीक है, तो इस वजह से सारी सभी अपील्स ट्रांसफर कर दी गई थी फेडरल कोर्ट को, एक्सेप्ट दोज विच द प्रीवी काउंसिल कुड डिस्पोज ऑफ। मतलब कि अगर प्रीवी काउंसिल ने उसको डिस्पोज ना किया हो, मतलब कि अगर प्रीवी काउंसिल कहती है हाँ मैं इसको अपील्स को एक्सेप्ट करती हूँ, तो प्रीवी काउंसिल उसको देख सकती थी, ठीक है, अपील्स को। लेकिन उसके तो वैसे ज्यूरिडिक्शन को एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है, तो जो मेन केसेस थे उसको ये हैंडल कर सकती थी वैसे तो। लेकिन फिर भी 1949 के बाद इसकी पूरी सभी पावर्स किसको दे दी गई थी? फेडरल कोर्ट को फॉर दी अपील्स। ठीक है, विद द कमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी टू 1915। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे भारत में कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर एनफोर्स हो गया था। तो उसके आने के बाद जो फेडरल कोर्ट थी वॉज रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, तो उसको दिल्ली में उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज नाउ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ फॉर द कंट्री। आपको पता ही है जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो इस वक्त है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और वो अभी भी है। ठीक है, तो हमारा ये एबोलिशन ऑफ जुडिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में देखते हैं हम रोल ऑफ प्रीवी काउंसिल इन डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया। मतलब कि क्या रोल था प्रीवी काउंसिल का फॉर द डेवलपमेंट, मतलब कि जो लॉ का डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में उससे रिलेटेड। तो इसका रोल देखते हैं हम, इसके क्या था प्रीवी काउंसिल का। प्रीवी काउंसिल प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इंडिया। मतलब कि प्रीवी काउंसिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लीगल सिस्टम। मतलब कि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ये भी किया है कि जो एज अ ब्रिज बिटवीन द इंडियन एंड इंग्लिश लीगल सिस्टम, मतलब कि जो इंडियन के लॉज थे और जो इंग्लिश लॉज थे उनके बीच में एज अ ब्रिज वर्क किया है इसने, प्रीवी काउंसिल ने। ठीक है, तो इन दोनों को, जैसे कि इंडियन के लॉज कौन से थे? नेटिव कस्टमरी लॉज थे। ठीक है, और इंग्लिश के लॉज भी थे। आप उनके इंग्लिश के लॉज कहाँ से थे? इंग्लैंड से। जितने भी केसेस थे, मतलब कि जो लॉज थे वो दोनों को एज अ ब्रिज इसने वर्क किया है प्रीवी काउंसिल ने। इट हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फाइन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन लॉ इन इंडिया। मतलब कि इसने जो प्रिंसिपल्स थे इंडिया के उनको डेवलप किया था। ठीक है, एज अ कॉमन लॉ में, विच प्रोवाइडेड बेसिस फॉर कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। इसने प्रोवाइड भी किए थे कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज में। ठीक है, जैसे कोडिफाई कर दिया गया था लॉज को। क्लियर। इट ऑल्सो एक्टेड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सदर अदालत, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब कि इसने कनेक्टिंग लिंक कर दिए थे, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट थे सदर अदालत, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे उनको ख़त्म कर दिया था। और जो इनके अंदर इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक कर दिए थे, मतलब कि एक दूसरे से इनको एक कर दिया था, मतलब कहने का यह है। ठीक है, विच सर्व्ड एज अ ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स इन जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि एक ग्रेट यूनिफाइंग सिस्टम हो गया था हमारे इंडिया में एज अ जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एक ग्रेट यूनिफाइंग कर दिया गया था इनको, जिससे कि हमारा जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में वो काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगा था। ठीक है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था प्रीवी काउंसिल का। तो हमने आज ये देख लिया है प्रीवी काउंसिल आखिर क्या थी। ठीक है, तो हमारे ये सभी लेक्चर प्रीवी काउंसिल से रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो गया है और अपील्स भी हमने देख ही लिया है सभी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी और भी वीडियोस चाहिए तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप इसको क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।